स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है। विकल्प ए कह रहा है गद्य गीत, बी कह रहा है महाकाव्य, सी कह रहा है खंड काव्य, और डी कह रहा है गीति नाट्य। तो आपको ये बताना है कि जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वो कहलाता है, तो उसे जो है वो खंड काव्य कहा जाता है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। आपको ये बताना है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। ए कह रहा है नाट्य शास्त्र, बी काव्य अलंकार, सी ध्वन्यालोक, और डी कह रहा है काव्य दर्श। तो आपको बताना है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो विकल्प ए हो जाएगा, नाट्य शास्त्र है। अब आप देखते हैं सवाल नंबर तीसरा तीसरा कह रहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है महादेवी वर्मा, बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद, सी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है। तो तीसरे का विकल्प बी सही हो जाएगा, यह प्रसाद के द्वारा कहा गया कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में कह रहे कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यह कथन किसका है? तो आपको चौथे में ये बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहे भामह, बी मम्मट, सी दंडी, और डी वामन। तो आपको बताना है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो दंडी का है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। पांचवा में कह रहा है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं। आपको ये बताना है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखित है। ए कह रहा है वामन, बी आनंदवर्धन, सी भामह, और डी कह रहा है पंडित जगन्नाथ। तो आपको पांचवे में बताना है कि यह ध्वन्यालोक जो है वो किसका ग्रंथ है। तो ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन का ग्रंथ है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में कह रहे हैं कि आओ बैठे पास पास हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार के जीने का अभ्यास करें। ये पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि की हैं? तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है किस प्रगतिवादी कवि की हैं। ए कह रहा है नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपको छठवें में ये बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो वक्रोक्ति का भेद नहीं है। ए करे वर्ण विन्यास वक्रता, बी करे पद पूर्वार्ध वक्रता, सी करे प्रबंध वक्रता, और डी करे शब्द वक्रता। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वक्रोक्ति का भेद इसमें से नहीं है सातवें में। तो इसमें जो वक्रोक्ति का भेद नहीं है वो शब्द वक्रता नहीं है। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर सातवें का। अब आते हैं सवाल नंबर आठवां कह रहे हैं कि किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। ए करे मम्मट, बी करे विश्वनाथ, सी करे भामह, और डी करे आनंदवर्धन। तो आठवें में आपको उत्तर बताना है कि यह बात किसने कही है। मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भामह ने, या आनंदवर्धन ने। तो यह कथन जो है वो मम्मट का है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा आठवें का। अब आते हैं सवाल नंबर नवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। ए कर रस मीमांसा, बी कर रस सिद्धांत, सी कर रसज रंजन, और डी कर साहित्य दर्पण। तो आप बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है। तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित ग्रंथ है रस सिद्धांत। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं। आपको ये बताना है कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं।
ए कह रहे वस्तु, अलंकार और रस, बी कह रहे भाव, कल्पना और अलंकार, सी कह रहे अलंकार, रस और कल्पना, डी कह रहे बुद्धि, भाव और अलंकार। तो 10वें का आपको बताना है कि ध्वनि के जो त्रिविध प्रकार हैं वो कौन से हैं। सवाल नंबर 10वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु, अलंकार और रस। विकल्प ए जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हैं कि अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। आपको ये बताना है कि अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत क्या कहलाता है। ए कह रहा है अनुमितिवाद, बी कह रहा है अभिव्यक्तिवाद, सी कह रहा है उत्पत्तिवाद और डी कह रहा है भुक्तिवाद। तो 11 में आपको बताना है कि अभिनव गुप्त का जो रस निष्पत्ति सिद्धांत है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अभिव्यक्तिवाद, अर्थात विकल्प बी जो है वो 10वें का आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। ये 11 है, 11 का बी सही हो जाएगा, 10 नहीं 11। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं। एक बार फिर देखें, कह रहा है आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं। ए कह रहा है कायिक अनुभव, बी कह रहा है सात्विक अनुभव, सी कह रहा है वाचिक अनुभव और डी कह रहा है कि आहार्य अनुभव। तो देखिए ऐसी मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम सात्विक अनुभव कहते हैं। विकल्प बी जो है वो आपके सवाल नंबर 12 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि भावकत्वम साधारणीकरणम की उक्त परिभाषा किसकी है। तो भावकत्वम साधारणीकरणम ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई है। ए कह रहा है आचार्य शंकुक, बी भट्टनायक, सी अभिनवगुप्त और डी कह रहा है भट्ट लोलट। तो 13 में आपको बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यह परिभाषा भट्ट नायक की है। विकल्प बी जो है वो आपका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 का विकल्प सही हो जाएगा, बी अर्थात दूसरा। 14 में कह रहा है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। आपको बताना है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। ए कह रहा है भट्ट नायक, बी कह रहा है भरत मुनि, सी कह रहा है कि शंकुक और डी कह रहा है भट्ट लोलट। तो आपको 14 का उत्तर देता है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग जो है वो किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, शंकुक ने किया है। तो सी विकल्प 14 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि कालिंजर का चौड़ा सीना, वह भी तुम हो ग्राम वधु की दबी हुई कजरारी चितवन, वह भी तुम हो कुपित कृषक टेढ़ी भौहें, वह भी तुम हो खड़ी सुनहली फसलों की छटा निराली, वह भी तुम हो। ये पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि की हैं। तो आपको बताना है कि किस प्रगतिवादी कवि की पंक्तियां हैं। ए कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन और डी कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन। तो 15 में आपको बताना है कि पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि की हैं। तो ये नागार्जुन की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह कि रानियां सब जानती हैं तिनका तिनका तिहाड़ किसकी काव्य कृतियां हैं। तो आपको ये बताना है कि रानी सब जानती हैं तिनका तिनका तिहाड़ ये काव्य कृतियां किसके द्वारा रचित हैं। ए अनामिका, बी कात्यायनी, सी वर्तिका नंदा और डी अमृता भारती। तो आपको बताना है कि काव्य कृतियां किसकी हैं। तो ये काव्य कृतियां वर्तिका नंदा की हैं। विकल्प सी जो है इसका उत्तर 16 का सही हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि लोन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित है। 17 में 16 हो गया, 17 का बताना है। 17 में कह रहा है कि लोन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित हैं। ए कह रहे भावावेश की तीव्रता, बी कह रहे अलंकार मुक्त काव्य, सी कह रहे वंचित सहानुभूति और डी कह रहा है कि अत्यधिक शब्दाडंबर। तो आपको बताना है कि लोन्जाइनस के उदात्त में क्या सम्मिलित है। सवाल नंबर 17। तो देखिए लोन्जाइनस के उदात्त में भावावेश की तीव्रता सम्मिलित है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि तू दयालु दीन हो तो दान यहाँ भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ए कह रहा है अद्भुत रस, बी शांत रस, सी भक्ति रस और डी कह रहा है करुण रस। तो 18 में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो 18 में जो रस है वो भक्ति रस है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर
18 का सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि सौंदर्य अलंकार उक्त उक्ति किस आचार्य की है। तो आपको 19 में ही बताना है कि सौंदर्य अलंकार जो है युक्ति किस आचार्य की है। ए कह रहा है भाम, बी वामन, सी मम्मट और डी रोयक। तो आपको बताना है 19 में कि यह जो है उक्ति किस आचार्य के द्वारा दी गई है। तो यह वामन की है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। तो आपको ये बताना है कि काव्य भाषा के संदर्भ में इसमें से कौन सी मान्यता जो है वो वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ए कह रहे काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। बी कह रहे कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। सी कह रहे कि भाषा में कृत्रिमता और आडम्बरवाद के कवियों की देन है। और डी कह रहे गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी मान्यता जो है वो वर्ड्सवर्थ द्वारा दी हुई नहीं है। सवाल नंबर 20 का उत्तर तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये इनकी मान्यता नहीं है, विकल्प बी सही हो जाएगा 20 में। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। यह कथन किस आलोचक का है। तो आपको 21 में बताना है कि यह कथन किस आलोचक के द्वारा दिया गया है। ए करे नंद दुलारी वाजपेयी, बी करे डॉक्टर नगेंद्र, सी करे अशोक वाजपेयी और डी करे कि रामचंद्र शुक्ल। तो 21 में बताना है कि यह किस आलोचक के द्वारा दिया गया है। तो ये जो है डॉक्टर अशोक वाजपेयी का है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहे कि निराला की किस रचना की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। आपको ये बताना है कि निराला की किस रचना की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ए कर गीतिका, बी राम की शक्ति पूजा, सी तुलसीदास और डी बादल राज। तो आपको बताना है कि किसकी भूमिका प्रसाद जी ने लिखी है। तो निराला की गीतिका की भूमिका प्रसाद ने लिखी थी, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्यपुस्तक के रूप में हुई है। यह कथन किस आलोचक का है। तो 23 में आपको बताना है कि यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विशुद्धनाथ कुमार, सी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और डी डॉक्टर गोपाल राय। तो 23 में आपको ये बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो है गोपाल राय का है, विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं, जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वर्ण करते हैं उन बिरले साधकों में थे निराला। निराला के संबंध में यह कथन किसका है। तो आपको बताना है कि निराला के संदर्भ में कथन किसने कहा है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो 24 में आपको ये बताना है कि निराला के संबंध में ये कथन किसका है। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है, विकल्प बी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका उत्तर बी जो है वो सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहे हैं कि निम्न में विभावना अलंकार किस पंक्ति में है। तो आपको बताना है कि विभावना अलंकार जो है किस पंक्ति में है। ए कह रहा है कि तंत्रनाद कवित रस सरस राग अतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। बी कह रहा है कि मुनि तापस जिनते सुखलहि ते नरेश बिन पावक दहहि। शिखर अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और डी करे कि नर की अरुणल की नल नीद की गति एक करे जे जोई जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। तो आपको पता ना कि किसमें विभावना अलंकार है, किस पंक्ति में। तो विभावना अलंकार जो है वो पंक्ति दूसरी जो विकल्प बी है ना, इसमें विभावना अलंकार है। कह रहे मुनि तापस जिनते दुख लहई, अर्थात जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं। ते नरेश बिन पावक दहई, वे राजा बिना अग्नि के ही क्या होते हैं, वो जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो विभावना अलंकार है। जबकि तंत्रनाथ कवित्र सरस राग अतिरंग अनबूढ़े तरेते बूढ़े शब अंग जो है इसमें विरोधाभास हो जाएगा। अवधेश के बालक चार सदा इसमें अनुप्रास हो जाएगा। नरकी अरुणल नील की गति एक करे जई, तो इसमें अतिसूक्ति अलंकार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों और मित्रों में जो भी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की तैयारी करें उन्हें जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।